दर्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सूफी काव्य धारा के कवियों ने इश्क मिजाजी लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नायक नायिका कष्ट सहने को भी तत्पर रहे हैं। सूफी काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। दोस्तों, सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य को रखा है। इसके लिए नायक नायिका कष्ट सहने को भी तैयार है, तत्पर रहते हैं। सूफी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो इस प्रकार से है। पहला है प्रेमत्व की व्यंजना। सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेमत्व की व्यंजना है। प्रेम में कवियों ने संयोग को कम, वियोग को अधिक महत्व दिया है। प्रेमत्व की व्यंजना, इसमें सूफी काव्य का प्रधान विषय जो है वह प्रेमत्व की व्यंजना है और प्रेमत्व में कवियों ने संयोग को कम और वियोग को अधिक महत्व दिए हैं। विरह दशा का सजीव अंकन किया गया है। सूफियों ने विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन, 12 मासा का प्रभावशाली एवं मार्मिक वर्णन किया है। दोस्तों, यहाँ पर विरह दशा का सजीव वर्णन किया गया है, सजीव अंकन किया गया है। सूफी कवियों ने वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन और 12 मासा को प्रभावशाली ढंग से मार्मिकता के अनुसार वर्णन किए हैं। प्रेम वर्णन में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। कवियों ने प्रत्यक्ष प्रदर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के माध्यम से प्रेम को बढ़ाया है। सखा सखी, दूत पक्षी, वन आदि उद्दीपन रूप में कार्य करते हैं। प्रेम वर्णन में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। कवियों ने प्रत्यक्ष दर्शन में गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के माध्यम से प्रेम को बढ़ावा दिए हैं। सखा सखी, दूत पक्षी, वन आदि ये सभी उद्दीपन के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा है चरित्र चित्रण। सूफी कवियों ने घटना चक्र तथा परिवेश चित्रण के साथ साथ चरित्र चित्रण भी किया है, किंतु चरित्र चित्रण के प्रधानता नहीं मिली है। मूलतः ये सभी चरित्र सूफी प्रेम सिद्धांत के सामने लाने के माध्यम रहे हैं। यही कारण है कि इन पत्रों में मानव जीवन की झलक मिलने पर भी मानव जीवन के पूर्ण चित्र नहीं मिलते। दोस्तों, इनमें जो सूफी कवियों ने घटना चक्र और परिवेश चित्रण के साथ साथ चरित्र चित्रण भी किए हैं, किंतु चरित्र चित्रण के माध्यम से नहीं मिलते हैं। मूलतः ये सभी चरित्र सूफी प्रेम सिद्धांत को सामने लाने के माध्यम रहे हैं। यही कारण है कि इन पत्रों में मानव जीवन की झलक मिलने पर भी मानव जीवन को संपूर्ण चित्र नहीं मिलते हैं। नायक पराक्रमी होते हुए भी विरह की पीड़ा सहन करने को विवश है। प्रति नायकों का भी चरित्र विकास नहीं हो सका है। तीसरा है रहस्यवाद। रहस्यवाद के 2 प्रकार हैं, साधनात्मक और भावात्मक। सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद ही अधिक मिलता है। इन्होंने रहस्यात्मक माधुरी भाव को अपनाया है। सूफी कवियों के रहस्यवाद में भावना की गहराई और साधना की शक्ति। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन दृष्टव्य है। दोस्तों, इसमें जो है रहस्यवाद 2 प्रकार के हैं। पहला है साधनात्मक और दूसरा है भावात्मक। सूफी कवियों में भावात्मक रहस्यवाद
अधिक मिलते हैं। इनमें रहस्यात्मक माधुरी भाव को अपनाया गया है। सूफियों के रहस्यवाद में भावना की गहराई भी है और साधना की शक्ति भी है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर और द्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिसकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। दोस्तों, शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी के कवियों में यदि अद्वितीय रहस्यवाद है तो वह जायसी में है, जिसकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। वे सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के माधुर्य की छाया देखते हैं, और कहीं सारे प्रकृति व्यापारों और रूपों के साथ प्रकृति का श्रृंगार या विरह विफलता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, वे सूफी भक्त की भावना के अनुसार कहीं परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखते हैं तो कहीं प्रियतम के माधुरी की छाया को देखते हैं, कहीं सारे प्रकृति व्यापारों और रूपों के साथ प्रकृति का श्रृंगार या विरह विकलता का अनुभव करते हैं। चौथा है भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का मिश्रण। सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं में भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का उद्भव अद्भुत सामंजस्य मिलता है। सूफी कवि अपने सिद्धांतों के प्रचार से ज्यादा हिंदू मुसलमान के हृदय को मिलाने में विश्वास करते थे। सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं में भारतीय और अभारतीय तत्वों का अद्भुत सामंजस्य मिलाए हैं। सूफी कवि अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से ज्यादा हिंदू मुसलमानों को जोड़ने में विश्वास रखते थे। इन्होंने हिंदुओं की प्रेम गाथाओं को अवधि में प्रस्तुत किया। भारतीय दर्शन से प्रभावित हो प्रकृति की समझ सत्ता में प्रिय की सत्ता का अनुभव किया। जैसे जैसे में रवि शशि नखत दीप ही ओहि ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती। सूफियों के रहस्यवाद का प्रेम तत्व भारतीय है। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रियतम माना गया और जो अभारतीय है। दोस्तों, इनमें सूफी कवियों के जो रहस्यवाद का प्रेम तत्व है वह अभारतीय है, यानी भारतीय नहीं है। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रियतम माना गया है जो अभारतीय है। साथ ही हठयोग साधना का प्रभाव भी सहज ही मिल जाता है। जैसे नवो खंडना नव पौरों औ तहाँ वज्र बेकार के बार चारी बसेरे सौ चढ़े सत सौ उतरे पार। विशेष बात यह है कि सूफी कवियों ने भारत की प्रबंध काव्य शैली में फारस की मसनवी शैली का सामंजस्य किया। इस प्रकार इन कवियों ने वस्तु और रूपों दोनों स्तरों पर भारतीय और अभारतीय तत्वों का सामंजस्य किया। दोस्तों, विशेष बात इसमें यह है कि सूफी कवियों ने भारत की प्रबंध काव्य शैली में फारस की मसनवी शैली का सामंजस्य स्थापित किए हैं। इस प्रकार इन कवियों ने वस्तु और रूप दोनों स्तरों पर भारतीय और अभारतीय तत्वों का सामंजस्य किए हैं। पांचवा है प्रबंध कल्पना और कथानक रूढ़ियां। सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की, किंतु यह प्रबंधत्व भारतीय काव्यशास्त्र के नियमों में बंधकर नहीं चलता। वास्तव में सूफी काव्य का ढांचा प्रेम कथा के प्रतिपादन में खड़ा होता है। काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम कथाओं का प्रभाव ग्रहण किया गया है। इनमें जो है सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की है, किंतु यह प्रबंधत्व भारतीय काव्यशास्त्र के नियमों में बंद करके नहीं चल पाया है। वास्तव में सूफी काव्य का ढांचा
प्रेम कथा के प्रतिपादन पर खड़ा होता है। काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम काव्यों का प्रभाव ग्रहण किया गया है। फारसी की मसनवी शैली को अपनाया गया है। सूफियों ने चौपाई दोहा पद्धति को अपनाया। भारतीय सूफियों ने अपभ्रंश काव्य की रचना काव्य वाली रचना शैली को भी अपनाया और प्रेम की पीर का कथा में वर्णन किया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम काव्यों का प्रभाव को ग्रहण किया गया है। साथ ही फारसी की मसनवी शैली को अपनाए गए हैं। सूफियों ने चौपाई दोहा पद्धति को अपनाए हैं। भारतीय सूफियों ने अपभ्रंश काव्य की चरित्र काव्य वाली शैली को भी अपनाया गया है और प्रेम की पीर का कथा में वर्णन किए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इन सभी सूफी कवियों ने कथानक को गति देने और एक विशेष प्रकार के आकर्षण में बांधने के लिए परंपरा से प्राप्त भारतीय कथाओं में मौजूद कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने लिखा है कि इन सभी कवियों ने कथानक को गति देने के लिए विशेष प्रकार के आकर्षण में बांधने के लिए परंपरा से प्राप्त भारतीय कथाओं में मौजूद कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किए हैं। छठा, प्रतीकात्मकता। सूफी कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से कथाएं कही है। यहाँ तक कि पात्र, योजना, स्थान, अन्य विवरण सभी प्रतीकों के माध्यम से आए हैं। दोस्तों, इनमें सूफी कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से कथाएं कही है। यहाँ तक कि पात्र, योजना, स्थान, अन्य विवरण सभी प्रतीकों के माध्यम से आए हुए हैं। चित्रावती, मधुमालती, पद्मावत आदि की पूरी कथा ही प्रतीक है, जिसमें लौकिक प्रेम कथा के उदय एवं अलौकिक प्रेम की झांकी मिलती है। दोस्तों, चित्रावती, मधुमालती, पद्मावत आदि की पूरी कथा ही प्रतीक है, जिसमें लौकिक प्रेम कथा के उदय और अलौकिक प्रेम की झांकी मिलते हैं। पूरी कथा में नायक आत्मा का प्रतीक तथा नायिका परमात्मा का प्रतीक है। अतः सभी काव्य एक प्रकार के कथा रूप हैं। दोस्तों, इसमें जो पूरी कथा है, इनमें नायक आत्मा का प्रतीक है और नायिका परमात्मा का प्रतीक है। अतः सभी काव्य एक प्रकार के कथा रूप हैं। इन काव्यों में प्रतीकों को इतनी भरमार इन कथाओं में प्रतीकों की इतनी भरमार है कि इनका रहस्य इन प्रतीकों को समझकर ही समझा जा सकता है। यथा जैसे तन चित उर मन राउर किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा गुरु सुआ जे ही पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। सातवां है काव्य भाषा, अलंकार एवं छंद। हिंदी के अधिकांश सूफी कवियों की भाषा अवधी है। इस काव्य भाषा की सृजनात्मक का ठेठ देसी रूप पद्मावत में मिलता है। दोस्तों, इनमें जो अधिकांश सूफी कवि हैं उनके भाषा अवधी हैं और इस काव्य भाषा की सृजनात्मक ठेठ देसी में है, देसी रूप में है। पद्मावत में ये ठेठ देसी मिलते हैं। सूफी कवियों के काव्य भाषा की सृजनात्मक शक्ति को उजागर किया है। भाषा अवधि प्रधान थी, पर कहीं कहीं ब्रजभाषा भोजपुरी का फूट भी है। अलंकारों की दृष्टि से प्रचलित अलंकारों का ही प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, समासोक्ति तथा अनुयोक्ति का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। दोस्तों, भाषा अवधि प्रधान थे। कहीं कहीं पर ब्रजभाषा भोजपुरी का फूट भी मिलते हैं। अलंकारों की दृष्टि से प्रचलित अलंकार ही
प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, समासोक्ति तथा अनुक्ति का सर्वाधिक रूप से प्रयोग हुआ है। अरबी फारसी से प्रभावित होने पर भी उपमान योजना भारतीय है। साथ ही काव्य बिंब प्रस्तुत किए और अमूर्त भावों को मूर्त बनाया गया है। अरबी फारसी भाषाओं से प्रभावित होते हुए भी उपमा योजना भारतीय है और साथ ही बिंब प्रस्तुत भी किए गए हैं और अमूर्त भावों को मूर्त बनाया गया है। छंद योजना की दृष्टि से कवियों ने दोहा चौपाई पद्धति को ही अपनाया है। सूफी काव्य में सोरठा, सवैया और बरबय जैसे छंदों का भी कभी कभी प्रयोग किया है। दोस्तों, छंद योजना की दृष्टि से कवियों ने दोहा चौपाई पद्धति को अपनाए हैं। सूफी काव्य में सोरठा, सवैया और बरबय जैसे छंदों का कभी कभी प्रयोग भी किए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताया। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।